हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BHDC 104, जिसका नाम आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही में उनके आंसर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, जिससे अभी जो आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें काफ़ी आपकी हेल्प होगी। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक इग्नू हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो अब हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतेंदु योगेन हिंदी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखो, जो भारतेंदु युग था उसके आपको हिंदी काव्य की विशेषताओं के बारे में बताना है। जो भारतेंदु युग था उसके अंदर जो हिंदी काव्य लिखा जा रहा था उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि भारतेंदु युग में किस तरह की कविताएं लिखी जा रही थी, ठीक है, क्या विशेषताएं थी उन कविताओं की, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको पता होगा जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसका जो पहला युग आता है उसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो भारतेंदु युग नाम है वो किसके नाम पर दिया गया है, किसके नाम पर पड़ा है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये एक बहुत बड़े लेखक, कवि, ठीक है, और निबंधकार और नाटककार रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर क्या है, भारतेंदु युग नाम दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। इस युग के अंदर हमें नई चेतना देखने को मिलती है। ठीक है, नव जागरण हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इस युग की। और इसके अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो भारतेंदु युग की जो कविताएं थी, ठीक है, कविता में क्या था, इस युग के अंदर कई नए नए हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक जो कविताओं की परंपरा चल रही थी वो प्राचीन कविताएं की परंपरा चली आ रही थी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या था, जो कवि थे उन्होंने जो नवीन परंपराएं थी कविताओं की उनको भी अपनाया। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है इस युग के अंदर। इसके अंदर हम दो तरह के हम कवि देखते हैं, जो कि सिर्फ पुरानी परंपरा के अंदर कविताएं लिखा करते थे, और दूसरा था जो नवीन परंपरा को अपनाते थे और नवीन परंपराओं में भी कविताएं लिखा करते थे, रचनाएं किया करते थे। ठीक है, अगर हम इनकी विषय वस्तु की बात करें, इनके काव्य की विषय वस्तु, तो इसके अंदर हमें श्रृंगारिक रचनाएं भी देखने को मिलती है। शुरुआती जो रचनाएं थी भारतेंदु की वो श्रृंगारिक रचनाएं थी, क्योंकि आपको पता होगा आधुनिक युग से पहले जो हमारा काल था वो रीति काल था। ठीक है, और रीति काल के अंदर हमें किस तरह की रचनाएं देखने को मिलती है, श्रृंगारिक रचनाएं। इसीलिए कहीं ना कहीं भारतेंदु युग के अंदर भी श्रृंगारिक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके साथ ही में हमें भक्तिपरक रचनाएं भी देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा रीति काल से पहले हमारे पास भक्ति काल का युग था। भक्ति काल के अंदर हमें भक्तिपरक रचनाएं देखने को मिलती है। लेकिन जो रीति काल था उसके अंदर भी हमें भक्तिपरक रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो वो कहीं छूटा नहीं था, भक्ति की परक जो रचनाएं थी वो कहीं छूटी नहीं थी। वो रचनाएं हमें कहीं ना कहीं रीति काल में भी देखने को मिलती थी, और साथ ही में भक्तिपरक रचनाएं हमें भारतेंदु युग में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो भक्तिपरक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हमें हमारी जो इस युग की तीसरी विशेषता है वो है राजभक्ति। ठीक है, इसके अंदर हमें राजभक्ति भी देखने को मिलती है। राजभक्ति से जुड़ी जो रचनाएं हैं हम वो भी देखते हैं। राजभक्ति से जैसे जुड़ी हुई कौन कौन सी रचनाएं थी, किस तरह की हमें राजभक्ति देखने को मिलती है। जैसे आपको पता होगा जो भारतेंदु युग का समय काल था तो उस समय क्या था, अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में जो कवि थे वो रचनाएं लिखा करते थे और उसी का नाम दिया गया राजभक्ति। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमें देशभक्ति देखने को मिलती है। जैसा आपको पता होगा जो अंग्रेज थे वो हमारे देश का क्या करते थे, शोषण किया करते थे। ठीक है, तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए क्या किया जाता था, देशभक्ति परक रचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। जो लेखक थे वो देशभक्ति परक रचनाएं किया करते थे। ठीक है, ये देशभक्ति की विशेषता हो गई एक। और यही है कुछ विशेषताएं जो हिंदी
भारतेंदु युगीन के जो हिंदी कविताएं हैं वो हमें देखने को, उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये हिंदी भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं हमने देख ली। कौन कौन सी थी? श्रृंगारिक रचनाएं थी, भक्तिपरक रचनाएं रही हैं, इसके अलावा राजभक्ति रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, देशभक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। अब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ये बहुत बड़े लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं। ठीक है, तो इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है, मतलब कि प्रवृत्तियां मतलब आपको विशेषताएं बतानी है इनके काव्य की। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके अंदर थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय देंगे। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर बात करेंगे उनकी विशेषताओं की, उनके काव्य की विशेषताओं की, या हम कह सकते हैं प्रवृत्तियों की। तो कौन कौन सी हैं? पहली है प्राचीन एवं नवीनता का समन्वय। मतलब जो मैंने आपको बताया कि इनके काव्य में, भारतेंदु में क्या था, प्राचीन और नवीन दो तरह का काव्य हमें देखने को मिलता है। प्राचीन मतलब जो पुरानी परंपरा थी काव्य की, दूसरा आता है नवीन परंपरा। ठीक है, जिसके अंदर हमें नए नए विषय देखने को मिलते हैं, जैसे राजभक्ति, देशभक्ति। ठीक है, पुरानी परंपरा के अंदर कौन कौन सी आती हैं? भक्तिपरक रचनाएं होगी, श्रृंगारिक रचनाएं होंगी, ये हमें देखने को मिलती हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काव्य है, उनकी जो काव्य की विशेषताएं हैं, उनके अंदर भी हमें प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय देखने को मिलता है। यानी कि प्राचीन और नवीन दो तरह के काव्य हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है प्रकृति चित्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनके काव्य में इन्होंने प्रकृति चित्रण भी बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। ठीक है, प्रकृति चित्रण से संबंधित हमें कई तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण किया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता एवं नीरसता। अगर मैं बात करूँ इतिवृत्तात्मकता की, तो ये जो है हमें द्विवेदी युग के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके काव्य के अंदर भी हमें इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलती है और नीरसता भी दिखाई देती है। ये हुई तीसरी विशेषता। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी विशेषता की, तो वो है उनकी भाषा, कि वो किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, अगर हम इनके भाषा की बात करें तो उनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली काव्य में लिखी गई। ठीक है, इन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो खड़ी बोली के अंदर लिखी थी। जैसे कि जो प्राचीन जो परंपरा की रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई। वहीं अगर इन्होंने जो नवीन परंपरा को अपनाया तो उसमें जो नवीन परंपरा में जो इन्होंने काव्य लिखा वो खड़ी बोली के अंदर लिखा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पांचवी विशेषता है छंदों के प्रयोग। तो इनके काव्य के अंदर हमें नए नए छंदों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सवैया है, रोला है, छप है, कवित्व, लावनी और कजरी आदि जो छंद हैं वो इनके प्रमुख हैं, जो हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। ठीक है, आप इन्हें खुद से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है इनके बारे में। ठीक है, मैं ये पूरा नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूँगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है जो द्विवेदी युगीन काव्य है, जो द्विवेदी युग के अंदर काव्य लिखा जाता था, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन करना है। मतलब द्विवेदी युग में जो काव्य या जो रचनाएं लिखी जाती थी उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। प्रवृत्तियों का मतलब विशेषताएं हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे प्रवृत्तियां पूछता है या विशेषताएं, दोनों में से कुछ भी आए, आप इन्हीं को ध्यान में रखना कि प्रवृत्तियां और विशेषता क्या है, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा द्विवेदी युग का परिचय दिया गया है। अब आंसर में देखो, इसके अंदर पहले हम थोड़ा सा द्विवेदी युग के बारे में बताएंगे, उनका परिचय देंगे। तो द्विवेदी युग की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1900 से लेकर 1920 तक का समय जो है वो द्विवेदी युग का समय माना जाता है। ठीक है, अब जो द्विवेदी युग का नाम किनके नाम पर पड़ा था, वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके बाद आगे है इनकी विशेषताओं की बारी है। ठीक है, तो इनके काव्य, द्विवेदी युग के जो काव्य है, द्विवेदी युग में जो काव्य लिखा गया उसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है
देशमुक्त एवं राष्ट्रप्रेम, ठीक है, इनके काव्य में देशमुक्त और राष्ट्रप्रेम हमें देखने को मिलता है, जो हमें बीज भारतेंदु युग में दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने या उनके साथ के जो लेखक थे, उन्होंने जो बीज बोया था ना देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, वो हमें द्विवेदी युग के अंदर आगे ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, आगे द्विवेदी युग के अंदर क्या है, इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ, इसी के ऊपर अधिक से अधिक बल दिया गया, रचनाएं लिखी गई। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर इसके अंदर देशमुक्त एवं राष्ट्र प्रेम की जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलती है। तो पहली विशेषता तो हमारी ये हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी विशेषता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, अब द्विवेदी युग के अंदर क्या था कि जो नारी थी उसके प्रति ना लोगों का दृष्टिकोण जो था वो बदल चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर इस युग के अंदर नारी को एक अबला नहीं माना जाता था, उसको यहाँ पर एक देवी का स्थान दे दिया गया था। ठीक है, बाकी आप इसको खुद से पढ़ लेना, इसके अंदर और क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक सॉरी। तो इस युग का जो तीसरी विशेषता है वो है समाज सुधार। ठीक है, इसमें जो काव्य लिखा जाता था तो उसके अंदर हमें समाज सुधार से संबंधित भी रचनाएं देखने को मिलती हैं। इन्होंने समाज सुधार के ऊपर भी क्या था, अधिक बल दिया था। ठीक है, जैसे कि जो पुरानी कुरीतियाँ थी, धार्मिक अंधविश्वास था, इनसे जुड़ी जो पुरानी मान्यताएं थी, उन सबको उन्होंने सामने लेकर आए, उजागर किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। किस तरह से अंधविश्वास के चक्कर में क्या था, लोगों का शोषण किया जाता था, नारी का शोषण होता था। ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव हमें देखने को मिलता है, जाति भेद देखने को मिलता था। ये काफ़ी सारी जो समस्याएं थी समाज से जुड़ी हुई, तो इन्होंने क्या किया था, वो भी कार्य किया, समाज सुधार का भी कार्य किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें चौथी विशेषता की, तो वो है बौद्धिकता की प्रधानता। ठीक है, तो इस युग के अंदर हमें बौद्धिकता की प्रधानता भी देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद अगली विशेषता है धार्मिक भावनाओं में परिवर्तन। ठीक, इसके बाद वही आ गया, अगली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, और ये इस युग की बहुत ही प्रमुख या महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हैं, इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, तो इतिवृत्तात्मकता इसकी एक विशेषता है, इसे भी आप पढ़ लेना। इसके बाद अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। ठीक है, इस युग के अंदर भी हमें प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण के जो तत्व है वो हमें दिखाई देते हैं। और अगर मैं बात करूँ प्रकृति चित्रण की, तो वो विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो किसकी विशेषता है, वो छायावाद युग की विशेषता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें जो प्रकृति चित्रण दिखाई देता है ना, वो छायावाद युग के कवियों में दिखाई देता है। जो छायावाद युग के जो कवि हैं उनके काव्य में हमें अधिक प्रकृति चित्रण दिखाई देता है। तो जो प्रकृति चित्रण है वो हमें कहीं ना कहीं उसका जो बीज है वो द्विवेदी युग में दिखाई देता है। और कुछ कवि हैं जो द्विवेदी युग के अंदर थे, जो छायावाद से संबंधित क्या करते थे, रचनाएं किया करते थे। ठीक है, वो जो रचनाएं करते थे उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें छोटा सा अंश, ठीक है, वो हमें छायावाद का दिखाई पड़ता है उनके काव्य के अंदर। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर है, यहाँ पर ये खत्म होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है पंक्तियाँ दी गई हैं, किसी कविता की हैं। ठीक है, तो ये ना आप खुद से पढ़ लेना, और आपकी बुक में भी काफ़ी सारी पंक्तियाँ दी गई होंगी, काफ़ी सारी कविताएं होंगी, और आपके एग्ज़ाम में भी पंक्तियाँ आएंगी उनकी व्याख्या करने के लिए। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अपनी बुक की जितनी कविताएं हैं ना उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उनकी पंक्तियों को पढ़ लेना। ठीक है, उनकी व्याख्या भी पढ़ लेना, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी पंक्ति आती है कविता से, किसी भी कविता से, तो आप उनको अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इसे आप खुद से पढ़ लेना व्याख्या को। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निराला के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं निराला के काव्य की विशेषताओं की। तो जो निराला है, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो और ये जो है ये छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, छायावाद युग के प्रमुख 4 कवि आते हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये जो 4 हैं, इन चारों को प्रमुख
कवि माना जाता है छायावाद युग का। ठीक है, उन्हीं में से एक है निराला। ठीक है, और आपको इन्हीं के काव्य की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इनके काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। पहली है परंपरा और आधुनिकता की टकराहट। ठीक है, दूसरी विशेषता है विद्रोह का स्वर। ठीक है, तीसरी विशेषता है सौंदर्य अनुभूति, और चौथी विशेषता है प्रयोग और प्रगति का प्रयोग। ठीक है, ये चौथी विशेषता हो गई। इसके बाद अगली विशेषता है मूल्य चेतना का विस्तार। इसके बाद है प्रेरणा स्रोत। अगली विशेषता है छायावादोत्तर काव्य यात्रा। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ये इनकी विशेषताएं हैं, आप इन्हें खुद से पढ़ लेना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना। ये इसका आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है पंत के काव्य रूप एवं छंद विधान को उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पंत के काव्य रूप और जो छंद विधान है उनके बारे में बताना है, वो भी उदाहरण के साथ। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत इनका पूरा नाम है। ये भी छायावाद युग के मैंने बताया ये प्रमुख कवि रहे हैं। वो 4 जो प्रमुख कवि हैं उनमें से एक ये भी है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो इनके काव्य रूप की अगर हम बात करें तो प्रगीत काव्य है। ठीक है, तो आप इसको आंसर देख सकते हैं, खुद से पढ़ लेना। इसके बाद इनके काव्य के अंदर प्रबंधनात्मक कथा एवं काव्य रूपक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें छंद विधान की, तो ये छंद विधान के अंदर हम भाषा विधान, बिंब विधान, प्रतीक योजना आदि ये जो होते हैं इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप खुद से पढ़ लेना। ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत की काव्य शैली को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब जो सुमित्रानंदन पंत है उनके काव्य शैली के बारे में बताना है। काव्य की विशेषताएं नहीं बतानी, हमें काव्य शैली बतानी है कि वो जो काव्य है वो किस तरह लिखा गया, उसकी शैली क्या थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। काव्य शैली पूछ सकता है, या तो शिल्प पक्ष भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि शिल्प पक्ष बताइए या काव्य शैली बताइए। तो आप ना ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, काव्य शिल्प या शिल्प पक्ष के अंदर हम बात करते हैं कि वो जो काव्य है वो किसके अंदर लिखा गया है, उसके अंदर किन छंदों का प्रयोग हुआ है, किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, किस भाषा में जो कविता है वो लिखी गई है, अगर उसके अंदर किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, कौन कौन से शब्द जो हैं वो लिए गए हैं उस काव्य को, जो भी वो काव्य लिखते थे उन्होंने किन शब्दों का चुनाव किया है। ठीक है, देशज हुआ, विदेशज शब्द हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, खड़ी बोली है, फारसी, उर्दू, कौन से शब्द उन्होंने चुने हैं अपनी रचनाएं करने के लिए, अधिकतर वो किन शब्दों का चुनाव करते थे। तो ये जो बात होती, ये जो चीज़ें हैं ये सब आती हैं छंद विधान के अंदर, शिल्प पक्ष के अंदर हम अगर बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है महादेवी वेदना की कवित्री हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब आपको इसके अंदर जो महादेवी वर्मा है उनकी बारे में बताना है। जो महादेवी वर्मा है ऐसा मानते हैं कि वो जो क्या है वो वेदना की कवित्री है। ठीक है, वो जो काव्य लिखती हैं उसके अंदर हमें वेदना दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो आपको उसी के बारे में बताना है, तो आप इसे भी खुद से पढ़ लेना कि जो वो महादेवी वर्मा है वो वेदना की कवित्री हैं, उन्हें कहा जाता है। इसी बात को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के काव्य में मूल्यवाद निर्धारित कीजिए। ठीक है, जो महादेवी वर्मा है उनके काव्य में मूल्यवाद के बारे में आपको बताना है, वो निर्धारित करना है, तो आप इसको भी पढ़ लेना खुद से। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है आधुनिक काल के काव्य की परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो आधुनिक काल है, ठीक है, उसके काव्य की परिस्थितियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है,
यानी कि जो आधुनिक काल था उसमें जो काव्य लिखा जाता था, तो जब वो काव्य लिखा जा रहा था उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में वो काव्य लिखा गया और किस तरह का काव्य लिखा गया। ठीक है, जो भी आधुनिक काल के अंदर काव्य लिखा गया वो किन परिस्थितियों में लिखा गया, ये आपको बताना है। तो पहले आप थोड़ा सा आधुनिक काल का परिचय देंगे, ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके परिस्थितियों की। तो पहली परिस्थिति आती है सामाजिक परिस्थिति। ठीक है, इसके अंदर हम समाज से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनके बारे में बताएंगे कि सामाजिक जो परिस्थिति थी वो कैसी थी। इसके बाद हमारी अगली परिस्थिति है वो है धार्मिक परिस्थिति। ठीक है, धार्मिक परिस्थितियों की बात करेंगे कि आधुनिक काल में जो धार्मिक वातावरण था, जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी। आर्थिक तो आप समझ ही सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब थी हमारे देश की। ठीक है, आधुनिक काल के अंदर, आधुनिक युग के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे साहित्यिक परिस्थिति की कि आधुनिक काल के अंदर साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी। ठीक, ये परिस्थितियाँ हैं और यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं इनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसे खुद से पढ़ लेना, यहाँ पर इनका जीवन परिचय थोड़ा सा दिया गया है। इसके बाद नीचे परिवार और इनके परिवार के बारे में बताया है, फिर इनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है। इसके बाद आगे है इनका कार्य क्षेत्र। ठीक है, जो खड़ी बोली के क्या है, ये प्रथम महाकाव्यकार बताए जाते हैं हरिओद जी। ठीक है सॉरी। इसके बाद है सर्वाधिक प्रसिद्धि इन्हें कब मिली। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रिय प्रवास, जो इनका एक प्रबंध काव्य है, इन्हीं से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, फिर यहाँ पर इनके प्रिय प्रवास जो इन्होंने प्रबंध काव्य लिखा था उसका थोड़ा सा परिचय दिया गया है, आप इसे पढ़ लेना। इसके बाद आगे है अन्य साहित्यिक कृतित्व की बात की गई है। इसके बाद अंतिम है यहाँ पर मृत्यु के बारे में बात की गई है इनकी, कि इनकी मृत्यु 36 वर्ष की आयु में इन्होंने विदा ले लिया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 16 मार्च 1947 को। ठीक, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ख़त्म होता है। और इसके बाद यहाँ पर फिर से पंक्ति दी गई हैं कविताओं की, ये साकेत से ली गई हैं। ठीक है, और अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, दोबारा बोल रही हूँ कि अपनी बुक के अंदर जो कविताएं दी गई हैं उनको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में पंक्तियाँ आएंगी व्याख्या करने के लिए तो आपकी बुक से ही आएंगी। ठीक है, तो एक बार उन कविताओं को पढ़ लेना, साथ ही में उनकी व्याख्याओं को भी पढ़ लेना। ठीक है, बाकी आप इस व्याख्या को पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, यहाँ पर जो है ये इसका भी आंसर जो ख़त्म होता है। ठीक है ना, जो एक और बात, जो व्याख्या की जाती है उसका पैटर्न कैसा होता है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद संदर्भ के अंदर हम बताते हैं कि जो कविता, जो पंक्ति है वो किस कविता से ली गई है। ठीक है, और उसको उसके जो रचनाकार हैं कविता के कौन हैं, थोड़ा सा वो परिचय देते हैं। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट डालते हैं व्याख्या। ठीक है, जो पंक्ति है उसकी हम व्याख्या करते हैं कि उस पंक्ति के अंदर क्या बात बताई गई है, उसको हम व्याख्या के अंदर लिखते हैं। फिर अंतिम में हम लिखते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है विशेष। ठीक है, उसके अंदर विशेष क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो राम नरेश त्रिपाठी है ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, इनकी जो काव्य भाषा थी वो कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले थोड़ा सा राम नरेश त्रिपाठी का परिचय देंगे, उसके बाद आप बात करेंगे इनके काव्य की भाषा की। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आप इसे खुद से पढ़ लेना कि इनके काव्य की भाषा किस तरह की थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निराला काव्य में स्वतंत्रतावादी और यथार्थवादी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। जो निराला है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद युग के प्रमुख कवि के अंदर आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया। तो इनके काव्य के अंदर क्या है,
स्वच्छंदतावादी और यथार्थवादी ये जो प्रवृत्तियां हैं ये देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं का हमें विश्लेषण करना है, इन्हीं के बारे में आपको इन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, ये जो दो प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा निराला जी का काव्य के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा निराला जी का परिचय देंगे। ठीक है, और इनके काव्य के अंदर हमें स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद कई बार देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा आप वो परिचय देंगे। इसके बाद नीचे निराला की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही में इसमें ये दूसरी जो विशेषता थी यथार्थवादी, उसका भी परिचय दिया गया है। ठीक है ना, तो आप इसे खुद से पढ़ लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंत की काव्य भाषा पर विचार कीजिए। ठीक है, जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनके काव्य भाषा के बारे में आपको बताना है कि वो जो काव्य लिखा करते थे वो किस भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, भाषा के अंदर हम बात करते हैं तो वो किस भाषा में लिखा गया, किन शब्दों का प्रयोग किया गया, ये जो बातें होती हैं ये काव्य भाषा के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, आप इसे खुद से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी की काव्य संवेदना पर निबंध लिखिए, या महादेवी की कविताओं में संवेदनशील पक्ष को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी पूछता है तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। इसके अंदर हमें जो महादेवी वर्मा है उनके काव्य के अंदर हमें संवेदना देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि जो संवेदना है वो किस तरह की संवेदना हमें दिखाई पड़ती है महादेवी के काव्य के अंदर। और यही क्वेश्चन जो है नीचे दूसरी तरह से पूछ रहा है कि संवेदनशील पक्ष बताना है आपको इनके कविताओं में जो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं, तो आप इसका आंसर भी खुद से पढ़ लेना इसको, कि महादेवी वर्मा के जो काव्य है ये जो कविताएं हैं उनके अंदर संवेदनशील, तो ये इसका आंसर है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिर से एक ये पंक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पर फिर से पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की। ठीक है, तो इसमें आपको फिर से व्याख्या करनी है, तो इसे भी आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका अभी आंसर पूरा ख़त्म होता है। तो इस बुक के हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को देख लिया है। ठीक है, उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। ठीक है, आप वहाँ से इस PDF से खुद से आराम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।